करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नीतीश कुमार 2028 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। संजय कुमार झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नीतीश कुमार 2028 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा की जगह रमेश कुशवाहा को जगह दी गई है। निवेदिता कुमारी को सचिव की जिम्मेदारी मिली है, जो अति पिछड़ा समाज से आती है। वहीं रविंद्र सिंह को सचिव बनाया गया है, जो इस टीम में नए चेहरे हैं। सांसद आलोक सुमन फिर से पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। अधिकारी से नेता मनीष वर्मा को फिर से महासचिव बनाया गया है, तो गुलाम रसूल बलियावी को भी यही जिम्मेवारी मिली है। राजीव रंजन सचिव के साथ आगे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहेंगे। जेडीयू की 24 सदस्यीय लिस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के अलावे 12 महासचिव और 8 सचिव बनाए गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट वाली खबर को समझ लेते हैं। आज जेडीयू पदाधिकारियों की 24 सदस्यीय लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 12 महासचिव और 8 को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू पदाधिकारियों की लिस्ट में अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को जगह मिली है। संजय झा को उनके काम का इनाम मिला है। बिहार विधानसभा में जेडीयू के दमदार प्रदर्शन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के बेहतर चयन का इनाम संजय झा को मिला। संजय झा ने एनडीए में तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश कुमार और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के बीच कड़ी का काम किया और एनडीए के बेहतर परिणाम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी का इनाम संजय झा को दिया गया है। अगर जेडीयू पदाधिकारियों की लिस्ट में नए चेहरों की बात करें तो चंदेश्वर चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमेश कुशवाहा महासचिव बनाए गए हैं। निवेदिता कुमारी सचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं और रविंद्र सिंह को भी सचिव बनाया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में सामाजिक समीकरण का भी खासा ख्याल रखा गया है। लवकुश समाज से 7, अति पिछड़ा समाज से 2, सवर्ण समाज से 4, दलित समाज से 4 और मुस्लिम समाज से 4 को जगह दी गई है। अब आते हैं मुख्यमंत्री की खबर पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से पटना लौट आए हैं और आते ही सम्राट चौधरी ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके पहले दिल्ली में आज सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से भी मुलाकात की। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का दिल्ली से पटना तक मेल मुलाकात का दौर फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के 6 दिन बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर गए सम्राट चौधरी पटना लौट आए। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान दिल्ली में मेल मुलाकात की कई तस्वीरें सामने आई। सम्राट चौधरी ने 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, तो अगले दिन 22 अप्रैल को भी मेल मुलाकात का ये दौर जारी रहा। सीएम सम्राट चौधरी ने कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। मंगलवार को पहले उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास जाकर मुलाकात की और उसके बाद वे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के आवास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा मोहन सिंह के आवास पर उनका भव्य स्वागत जो है वो हो रहा है। कार्यकर्ता जो है वो उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात चली। राधा मोहन सिंह से मुलाकात कर बाहर निकले सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वो बिहार के विकास की बात करने दिल्ली आए थे। कैसा रहा बिहार का दिल्ली दौरा, कैसा रहा सर? दिल्ली दौरे के बारे में आप बहुत अच्छा, बिहार के विकास के लिए सबसे चर्चा। मंगलवार को ही सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आए, लेकिन मेल मुलाकात का दौर जारी रहा।
बिहार लौटते ही सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच एक अणे मार्ग में ये शिष्टाचार भेंट हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात की ये तस्वीर बताती है कि दोनों का संबंध सरकार बनने के पहले जितना गहरा था, सरकार बनने के बाद भी उतना ही मजबूत है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत, पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब मेल मुलाकात वाली तस्वीरों के मायने क्या हैं, वो समझाते हैं आपको। बिहार में नई सरकार बनी है। सम्राट चौधरी नई सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बिहार को विकास की राह पर और तेज दौड़ाने की चुनौती है। बिहार के विकास के लिए सबका सहयोग भी जरूरी है और सम्राट चौधरी सबके सहयोग से विकास की गाड़ी को तेज करने के लिए ये जुगत में है, इसीलिए मेल मिलाप चल रहा है। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से मिलकर विकास की बात की। बिहार वापस लौटते ही नीतीश कुमार से मिलकर उनका भी मार्गदर्शन लिया है। और ये जो मेल मुलाकात हो रही है, दरअसल वो बिहार को आगे ले जाने के लिए हो रही है। आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल अपने पहले चरण के लिए तैयार है। कल पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। दूसरी ओर ईडी की छापेमारी में दखलंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना भी की है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बुधवार को पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में बयानबाजी और भी तेज हो गई है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर वार किया। ममता बनर्जी ने कहा, आप मेरी हत्या तो कर सकते हैं पर मेरी आवाज नहीं काट सकते। चाहते हैं तो मेरे को आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को गला को, हमारा वॉइस को काट नहीं पाएगा। कुछ घंटे बाद पहले चरण का मतदान शुरू होगा। पहले चरण में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अब बीजेपी ने दूसरे फेज पर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। इसी सिलसिले में कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात मैराथन बैठक की। अमित शाह ने 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर संगठन के लोगों के साथ 4 घंटे तक चर्चा की। ममता दीदी, जितना जोर लगाना है लगा लो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। एक और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और इनकम टैक्स के जरिए लोगों को सिर्फ परेशान करती है। दूसरी ओर पहले चरण की वोटिंग के पहले ईडी की छापेमारी में दखलंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा, संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में दखल देने पहुंच सकता है। यह लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है। फिलहाल सबकी नजरें कल होने वाले पहले चरण के मतदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बंगाल के चुनावी रण को भी समझ लीजिए। कल पहले चरण का मतदान है और पश्चिम बंगाल में कल 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो बंगाल के रण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लेकर कई पार्टियां चुनावी ताल ठोक रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में नंदीग्राम से उत्तर बंगाल तक कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ममता बनर्जी चौथी पारी के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता पाना चाहती है और अगर ऐसा होता है ये तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार होगी। इस बार के चुनाव में टीएमसी के बाहरी और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी ने ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे को मुख्य हथियार बनाया है। 22 अप्रैल यानी आज की वो, अब आते हैं पहलगांव की खबर पर। 22 अप्रैल यानी कि आज की वो तारीख जब पहलगांव में आतंकियों ने 22 नागरिकों की हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले की बरसी पर आज देश मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने इस दिन को याद किया।
22 अप्रैल का वो काला दिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। एक साल बाद अब भी वो दर्द देश के भीतर है। आज भी देश गुस्से में है जब आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन वैली में खून बहाया था। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्दोषों को याद किया। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी भारतीयों से एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने का आह्वान किया। पहलगाम हमले के बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई पड़ोसी तनाव बढ़ाएगा तो जवाब भी उसी की भाषा में मिलेगा। यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ... पहलगाम की पीड़ा हर भारतीय के लिए आघात है। दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की थी। किसी की पत्नी के सामने पति की तो किसी पिता के सामने बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। लेकिन एक साल बाद भी आज पहलगाम का दर्द देश के भीतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर समझते हैं। आज के ही दिन पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ था। पाक परस्त आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की थी। आतंकी हमले का जवाब भारत ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान को सीज फायर की अपील करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान की अपील पर भारत सीज फायर को तैयार हो गया, लेकिन एक साल बाद भी देश पहलगाम हमले को भूला नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दिया है कि कायराना आतंकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब बात करेंगे शिक्षा के मंदिर की। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली खबर की। रोहतास से एक ऐसी खबर आई है जिसने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। जहां बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वहां खून से सना मांस बरामद हुआ है। मामले में 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पहले एक रिपोर्ट, फिर उसके बाद इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। कलम के घर, मांस का ढेर। मास्टर साहब भाई गाय का मांस स्कूल में बनवा रहे हैं। गुरुओं ने किया ये कैसा अंधे। ये मास्टर साहब है, इनका नाम अख्तर अंसारी है। शिक्षा के आंगन में ये कैसी अपवित्रता। जिस चौखट पर बच्चे संस्कार सीखने आते हैं, वहां मांस का अंबार कैसे पहुंचा। रोहतास से आई इस तस्वीर ने न सिर्फ शिक्षा विभाग को हिला दिया, बल्कि गुरु शिष्य की परंपरा को भी कलंकित कर दिया। ये सप्लायर है, ये लोग सप्लायर है। मामला रोहतास के रामडीह उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां स्कूल परिसर से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। कल्पना कीजिए, जहां बच्चों को सात्विकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वहां गुपचुप तरीके से मांस, वो भी बीफ की खेप पहुंचाई जा रही थी। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार
दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां से 2 महिला शिक्षिका सहित 5 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि शिक्षा का अपमान करने वालों के साथ कार्रवाई जरूर होगी। किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, उसके लिए स्कूल में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। वहीं न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, तब मामला शिक्षा विभाग की दहलीज तक पहुंचा तो कार्रवाई की गाज गिरनी भी तय थी। विभाग ने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए डीईओ मदन राय ने स्कूल के 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है? इन शिक्षकों की इस अशिक्षित करतूत की सजा सिर्फ निलंबन है? कौन लाया है? कोई बच्चों को हम सिखाए हैं, पूछ लीजिए। बच्चे नहीं, ये आज गौमांस कौन लाया है? पूछ लीजिए। आप लाई है कि वो लाया है? कौन लाया है? मेरे गाँव उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाएंगे? तो कौन लाया? भगवान ला दिए हैं? हम बोल रहे तुम लाई हो, ठीक है। स्कूल के जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया, उनमें हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, शिक्षक अनवर अली, शिक्षिका सूफिया खातून और शिक्षिका हिना कौसर निलंबित की गई। स्कूल कोई पिकनिक स्पॉट या रसोई घर नहीं, बल्कि समाज की चेतना का केंद्र होता है। स्कूल में मांस लाना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उस शिक्षा के मंदिर का अपमान है जिसे हम पूजते हैं। जब गुरु ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने लगे, तो मासूम छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए खबर समझते हैं। स्कूल में बीफ परोसने की एक कैसी मानसिकता है, इस खबर को पूरी तरह से आप तक पहुंचाते हैं। ये जो घटना हुई है वो रोहतास के उत्क्रमिक रामूडीही उर्दू मध्य विद्यालय में हुई है, जहां से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। आरोप है कि खाने और बच्चों को खिलाने के लिए शिक्षक बीफ लेकर आए थे। स्कूल में कुल 200 छात्र हैं, जिनमें से हिंदू छात्रों की संख्या 125 है और मुस्लिम छात्रों की संख्या 75 है। जांच में मांस के बीफ होने की पुष्टि हो गई है। डीईओ ने 5 शिक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया है। जो शिक्षक हुए हैं, जिन शिक्षकों का निलंबन हुआ है, उनके नाम इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, अनवर अली और 2 शिक्षिकाएं भी हैं, सूफिया खातून और हिना कौसर। इन पर यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे स्कूल में कैसे यह प्रतिबंधित मांस पहुंचा, स्कूल में कैसे कोई मांस लेकर जा सकता है, शिक्षा के मंदिर में यह प्रतिबंधित मांस पहुंचा कैसे, मासूम बच्चों का धर्म भ्रष्ट आखिरकार क्यों किया गया, किसी साजिश के तहत किया गया क्या, स्कूल में बीफ परोसने की एक कैसी मानसिकता है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से शिक्षकों के पाप धुल जाएंगे क्या। और अब जबकि स्कूल से बीफ बरामद हुआ है, ऐसे में सवाल है कि नियम क्या कहता है। बिहार में बीफ और पशु वध को लेकर नियम बिल्कुल साफ है। बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 कहता है कि बिहार में गाय और बछड़ों के वध नहीं किए जा सकते, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिहार में मांस बिक्री को लेकर नियम क्या कहता है, उसे भी समझ लीजिए। इस साल फरवरी में नीतीश सरकार थी, तब जब यह नियम बना था, जारी किया गया था, खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई। बिल्कुल खुले में मांस बिक्री नहीं हो सकती। मांस बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। मांस की दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य किया गया।